वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के दो और अनुप्रयोग बताऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने इसी सिद्धांत का एक अनुप्रयोग बताया था कि कितने आसानी से हम किसी सरल आवर्ती दोलित्र की मूल स्तर की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, और ये वही ऊर्जा प्राप्त होती है जो क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करने से प्राप्त होती है। आज दो और एप्लीकेशन में ले रहा हूँ, जिसमें पहली है हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा और हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर की त्रिज्या ज्ञात करना, और अगली एप्लीकेशन है नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति का सैद्धांतिक प्रमाण। चलिए हम पहली एप्लीकेशन लेते हैं, H परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा से आशय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से ही है। तो जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी हाइड्रोजन परमाणु में, वही हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो गतिज ऊर्जा तो वही ½ mv² या p²/2m, और स्थितिज ऊर्जा -kq²/r। ये प्रतिकण आकर्षण की स्थितिज ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है -e और नाभिक का आवेश है हाइड्रोजन में +e, तो -kq²/r ये हो जाएगा -ke²/r। तो इलेक्ट्रॉन की या हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा हुई p²/2m -ke²/r। अब अगर इसमें हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का प्रयोग करना चाहें तो हम इलेक्ट्रॉन के संवेग अनिश्चितता के बराबर मान सकते हैं, और हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या को इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्र से परिधि यानी कि त्रिज्या के बीच में कहीं पाया जा सकता है, तो वो उसकी हम स्थिति में अनिश्चितता मान सकते हैं जो उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का जो सूत्र हम लें, ΔP × ΔX नियरली इक्वल टू h×2 या >= h×2 होता है। तो अगर हम इसमें h×2 की जगह h× ले लें, तो जैसे मैंने पहले बताया कि इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ हम h× ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि अगर h× हम ले लें तो हम परिणाम के अधिक निकट पहुँच पाते हैं। सटीक परिणाम जो प्राप्त होता है उसके हम अधिक निकट पहुँच पाते हैं। तो गणना में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, ना ही सूत्र के h×h की जगह h×2 लें तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता। अब अनिश्चितता सिद्धांत की सहायता से हमने दो अनिश्चितताएं हैं, एक संवेग अनिश्चितता और एक स्थिति में अनिश्चितता। तो एक अनिश्चितता को दूसरे अनिश्चितता के पदों में रख दिया, तो ΔP = h×r ये हमने रख दिया। तो कुल इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हो गई 1/2m p²/2m। तो p की जगह हम ΔP रख दें, तो ΔP की जगह हमने रख दिया h×r, तो p² का हो गया h×r² और -k²/r। अब जैसा कि हमको पता है कि ग्राउंड स्टेट में या मूल स्तर में परमाणु की ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो अगर ये ऊर्जा न्यूनतम हो तो फिर इसका प्रथम अवकलन 0 होगा। तो यहाँ जो वेरिएबल है वो त्रिज्या है या स्थिति में अनिश्चितता है, तो कुल ऊर्जा का त्रिज्या के सापेक्ष या स्थिति में अनिश्चितता के सापेक्ष प्रथम अवकलन 0 होगा, dE/dr = 0। तो हम E का मान रखें और इसका R के सापेक्ष अवकलन कर दें और =0 करें। तो इक्वल टू अगर हम 0 करेंगे, उससे पहले हमने अवकलन किया तो h×2/2m और 1/r² है, 1/r² है, तो 1/r² का अवकलन हो गया -2/r³ -ke²/r, तो 1/r का हो गया -1/r²। इस =0। इसको हम आगे सोल्व कर लें,
तो आगे सोल्व कर लेते हैं कि आर स्क्वायर से आर क्यूब में से आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो आर बचेगा, और आर का जो मान आता है हमारे पास वो आता है एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर। और ये न्यूनतम स्थिति में अनिश्चितता हो गई, यानी कि ये जो हमने न्यूनतम स्थिति में अनिश्चितता जो मानी थी परमाणु की त्रिज्या के बराबर मानी थी, तो ये परमाणु की त्रिज्या आ गई, यानी कि ये ग्राउंड स्टेट की त्रिज्या आ गई। इसको हम A0 से लिखते हैं। इसमें जो राशियां हैं वो नॉन राशियां हमारे पास ज्ञात राशियां हैं सारी, एच क्रॉस एम के ई। एच क्रॉस तो जैसा हमने पहले निकाला 1.054 इंटू 10⁻³ रख सकते हैं। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31, के 9 इंटू 10⁻9 और E 1.6 इंटू 10⁻19। अगर ये सब रखें तो हमारे पास मूल स्तर की त्रिज्या प्राप्त होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हमने ये न्यूनतम की शर्त लगाई और हमारे पास इस शर्त लगाने से हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा प्राप्त हो गई। इस न्यूनतम की शर्त को अगर हम समीकरण फर्स्ट में कुल ऊर्जा में रख दें तो ऊर्जा के फॉर्मूले में अगर न्यूनतम ऊर्जा की शर्त रख दें तो हमारे पास न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो न्यूनतम ऊर्जा E मिनिमम हो जाएगी, तो H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, तो आर स्क्वायर की जगह हमने रख दिया H क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर था तो आर की जगह रख दिया H क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर। इसको हमने सोल्व कर लिया और सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया माइनस के स्क्वायर ME4 अपॉन 2H क्रॉस स्क्वायर। तो ये जो आया हमारे पास माइनस के स्क्वायर ME4 अपॉन 2H क्रॉस स्क्वायर, इसमें भी सारी ज्ञात राशियां हैं। अगर इन सब ज्ञात राशियों का मान के का मान 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9, M 9.1 10⁻31, E 1.6 इंटू 10⁻19 और H क्रॉस 1.054 इंटू 10⁻34 ये रखें तो जूल में आएगा। इसमें 1.6 इंटू 10⁻19 का भाग दे दिया तो हमारे पास ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। और आप देखेंगे कि ये मान लगभग उतना ही है, हम एग्जैक्ट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। ये लगभग उतना ही है जितना क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करके बोहर ज्ञात करता। तो बोहर के सिद्धांत में जो हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त होती है वो भी लगभग इतनी ही प्राप्त होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, और जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोहर के सिद्धांत में हम ये प्राप्त करते हैं -13.7 अपॉन n स्क्वायर। n वहाँ मुख्य क्वांटम संख्या है, अलग अलग कक्षकों में क्वांटम संख्या अलग अलग होती है। तो हमने ग्राउंड स्टेट लिया है तो ग्राउंड स्टेट में n = 1 होगा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत में हमने सामान्य तरीके से ऊर्जा का सूत्र लिया, उसको हमने न्यूनतम ऊर्जा की शर्त लगा दी। न्यूनतम ऊर्जा का जो प्रथम अवकलन होगा वो 0 होगा। वहाँ से हमारे पास शर्त प्राप्त हुई, उस शर्त से हमको ग्राउंड स्टेट की त्रिज्या भी प्राप्त हो गई। इस शर्त को हमने ऊर्जा के फॉर्मूले में रख दिया तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी भी आ गई। और ये दोनों चीज़ें लगभग उतनी हैं जितनी एक बोर के सिद्धांत से, क्वांटम सिद्धांत से या मानक सिद्धांतों से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ हम पीछे अगर मुड़ करके देखें तो हमने अगर H क्रॉस बाई 2 की जगह H क्रॉस लिया था तो हमारे पास ये एग्जैक्ट ये मान उतने आए जितने बोर निकालता है। अगर आप चाहें कि मैं H क्रॉस की जगह H क्रॉस अपॉन 2 लूँ तो फिर ये लगभग इतना आएगा, इतना नहीं आएगा, लगभग इतना आएगा। तब हमको कहना पड़ेगा कि ये लगभग वही उसी ऑर्डर की, उसी क्रम की त्रिज्या और उसी क्रम की ऊर्जा प्राप्त होती है जो बोर ज्ञात करता है। तो ये था दूसरा अनुप्रयोग हाइजेनबर्ग सिद्धांत का। अब मैं ले रहा हूं आज का दूसरा और कुल तीसरा अनुप्रयोग, नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। आज हमको ये ज्ञात है कि नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर हम ये प्रूव करना चाहें कि इलेक्ट्रॉन में नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकते, तो उसके लिए हम ये सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत प्रयोग करके सैद्धांतिक प्रमाण दे सकते हैं कि इस कारण से
इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं होते या इलेक्ट्रॉन नाभिक में अनुपस्थित होते हैं। तो बहुत आसान तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं होते। तो इसके लिए हमने एक सिंपल सा एक सिद्धांत काम में लिया है। मान लीजिए बाजार में हम कोई वस्तु खरीदना चाहें, तो अगर उस वस्तु के मूल्य के बराबर हमारे पास धन हो, राशि हो, या उस मूल्य के बराबर राशि की व्यवस्था करने की हमारी क्षमता हो, तो हम उस वस्तु का क्रय कर सकते हैं। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन को नाभिक में रहना हो तो नाभिक की कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। अगर वो शर्त का पालन कर सकता है तो नाभिक में रह सकता है, अगर उन शर्त का पालन नहीं करता तो नाभिक में नहीं रह सकता। तो इन शर्तों में से एक हमने ऊर्जा निकाली कि इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में हो तो उसकी कितनी ऊर्जा होगी। तो हमने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने के लिए कि नाभिक में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में होता है। तो उसके लिए हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कहीं भी पाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता उस नाभिक के व्यास के बराबर हो गई। ये उसकी अधिकतम अनिश्चितता हो गई, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पाया जाए तो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में है तो स्थिति में अनिश्चितता नाभिक के व्यास के बराबर होगी। और नाभिक की त्रिज्या हम 10⁻⁻15 की कोटि का लेते हैं, तो नाभिक का व्यास हो गया 2 × 10⁻15 मीटर। अगर इसमें हाइजेनबर्ग का सिद्धांत प्रयोग करें तो जो दूसरी अनिश्चितता है संवेग अनिश्चितता, उसको हम स्थिति में अनिश्चितता के पदों में ज्ञात कर सकते हैं। तो h×2 डेल्टा x, यहाँ पर हमने h×2 ही काम में लिया है, तो h×2 डेल्टा x। तो यहाँ पर हमने नाभिक की त्रिज्या का मान रख दिया, h× हमको पता है, तो ये हमारे पास प्राप्त होता है 2.63 × 10⁻20। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में है और नाभिक में प्रोटॉन भी हैं, धनावेशित हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्रिया होगी प्लस माइनस के बीच में, तो कोलैप्स होने की दोनों की संभावना है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अन्योन्य क्रिया ना हो तो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज गति से नाभिक में चक्कर लगाने पड़ेंगे। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन अधिकतम वेग से चलता है, यानी कि प्रकाश के वेग से चलता है, तो फिर हम उसकी आपेक्षिकीय ऊर्जा ज्ञात करते हैं। और आपेक्षिकीय ऊर्जा हम ज्ञात करने के लिए E = c² p² + m0² c4 का प्रयोग करते हैं। इससे पहले हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का जो स्थिति में अनिश्चितता है, इलेक्ट्रॉन के संवेग में जो अनिश्चितता है h×2 डेल्टा x, वो उसके लगभग संवेग के बराबर है, यानी कि उसका न्यूनतम अनिश्चितता जो संवेग की है, तो कम से कम उतना तो इलेक्ट्रॉन का संवेग होगा ही, ये मानते हुए जितनी इलेक्ट्रॉन के संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता है उतना हम इलेक्ट्रॉन का संवेग मान सकते हैं। तो उस स्थिति में तो इलेक्ट्रॉन की आपेक्षिक ऊर्जा निकालेंगे, तो E = c² p² + m0² c4, जहाँ पर m0² c4 इलेक्ट्रॉन की आपेक्षिक ऊर्जा है। तो इसमें भी अगर हम इसको विराम ऊर्जा भी कहते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा शून्य मान लें, m0² c4 को नगण्य मान लें, तो हमारे पास आपेक्षिक ऊर्जा बचती है c × p। c प्रकाश का वेग है और p इलेक्ट्रॉन का संवेग है, जो उसकी हमने संवेग अनिश्चितता के बराबर मान लिया। ये दोनों मान हमारे पास हैं, इन दोनों का मान अगर रख दें, c 3 × 10⁸ और p हमने 2.63 × 10⁻20 निकाला है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया 7.89 × 10⁻12 जूल। इसमें 1.6 × 10⁻19 का भाग दिया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दिया, तो हमारे पास ये आया 49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। परिणाम ये निकला कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में है तो उसकी ऊर्जा 49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, अर्थात नाभिक में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन को 49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन ऐसा पाया गया है कि परमाणु से जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं उनकी अधिकतम ऊर्जा अभी तक 2 या 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं पाई गई है, अर्थात अधिकतम ऊर्जा उनकी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाई गई है। तो वो अगर नाभिक से निकलते हैं तो उनकी ऊर्जा 49 या 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन जो भी अधिकतम ऊर्जा अब तक परमाणु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की प्राप्त हुई है वो अधिकतम 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हुई है। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन बाहरी भाग से ही निकलता, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रहता। तो इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में रहे तो उसके लिए 49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि उसके पास होती नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में
नहीं रह सकता। ये जो असंभव शर्त हमने निकाली है कि इतनी ऊर्जा उसके पास होनी चाहिए, जो कि असंभव है, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा होती नहीं है, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता। तो बड़ी ही आसान तरीके से हम इलेक्ट्रॉन के नाभिक में अनुपस्थिति का सैद्धांतिक प्रमाण हाइजेनबर्ग सिद्धांत से पुष्ट कर सकते हैं या प्रमाणित कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता। ये जो सिद्धांत है ये विशेष बनाता है, इसीलिए हम इनका उपयोग करते हैं। हाइजेनबर्ग सिद्धांत इसीलिए अपने आप में विशिष्ट है। शेष अगले